नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, आज चर्चा करेंगे कल घटित संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या, जो कोर्ट परिसर नहीं कोर्ट रूम में हुई। एक हत्यारा युवा एकदम यंग वो आता है कोर्ट में, और कोर्ट में आने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। 6 गोलियां जीवा को लगती हैं। सुरक्षा में तैनात पुलिस बल जो है अपनी जान बचाकर भागता है। जज साहब अपनी कुर्सी के नीचे आ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। कोर्ट के बाहर पेशी पे आई हुई एक महिला, उसकी बच्ची, उसको गोली लगती है। अफरा तफरी का माहौल होता है। वकील हत्यारे को पकड़ लेते हैं जैसा बताया जा रहा है, लेकिन हत्यारा मिलता है, पिस्टल नहीं मिलती। बड़ी बात है ये। मेरे व्यक्तिगत जो मेरा नजरिया है कि इस तरह की हत्याओं को या इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। कि कोई भी हत्यारा किसी की हत्या अगर करता है तो अपनी जान पे खेल के आता है, लेकिन ऐसी घटनाओं को खोला जरूर जा सकता है। अगर आप गौर करेंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के नाम पे अपना एक नाम बनाया है। पूरे देश में लोग बात करते हैं यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की। तो वो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? वो लॉ एंड ऑर्डर ये है कि चित्रकूट जेल के अंदर जिज्ञाना पिस्टल से मुकीम काला और मेराज की हत्या हो जाए। जिज्ञाना पिस्टल कोई आम पिस्टल नहीं है। 5 से 10 लाख रुपए उसकी कीमत होती है। वो भी अवेलेबल नहीं है। वो भी अवैध रूप से खरीदी जाती है, बेची जाती है। इतनी मारक क्षमता की पिस्टल जो है वो इस्तेमाल हो रही है मुकीम काला की हत्या में और मेराज खलीफा की हत्या में। यह घटना चित्रकूट जेल में घटित होती है। जेल के अंदर गैंगवार की घटना घटना घटित हो सकती है। सुरक्षा में चूक हो सकती है। पिस्टल अंदर पहुंच सकती है। अपराधी अपराधी को मार सकता है। संभव है। लेकिन उसकी जांच आज तक मास्टरमाइंड कौन है? जेल के अंदर असलहा जाना, जिस जेल में खाना नहीं जा पाता, जेल में सिगरेट नहीं जा पाती, जेल में बताया जाता है कि इतनी सख्ती होती है कि मुख्तार अंसारी को और क्या कहते हैं इरफान सोलंकी को जेल में मच्छर की शिकायत है, बिस्कुट मांग रहा है, कोई आम मांग रहा है, ये नहीं जा सकता। उस जेल में जिज्ञाना पिस्टल जाती है और गैंगवार में मुकीम काला की हत्या होती है, मेरा मार दिया जाता है। घटना वर्कआउट नहीं होती। कुख्यात शूटर मुन्ना बजरंगी हाथरस जेल के अंदर मार दिया जाता है। जांच होती है, कौन था मास्टरमाइंड, कौन कौन है घटना के पीछे, इसकी जानकारी आज तक नहीं होती। दूसरी घटना घटित हो जाती है। फिर प्रयागराज में अशरफ और अतीक दोनों लोगों की हत्या होती है। 3 शूटर्स आते हैं, पत्रकार बन के आते हैं, कैमरा लेके आते हैं, माइक आईडी लेके आते हैं, और वो भी जिज्ञाना पिस्टल से अतीक और अशरफ को करीब से गोली मारते हैं, ताबड़तोड़ गोली मारते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मरने आए थे, हमने मार दिया। पुलिस विश्वास कर लेती है, एसआईटी गठित होती है, कमेटी गठित होती है। लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, इस सब घटनाओं के पीछे कौन है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती। कोई भी घटना, इस तरह की इतनी बड़ी घटनाएं बिना किसी बड़ी सरबराही के संभव नहीं है। इतने दिनों की रिपोर्टिंग, इतने दिनों की पत्रकारिता, इतना दिन करने के बाद आम आदमी भी इस बात पे कहता है कि ये संभव नहीं है कि इतनी बड़ी घटनाएं बिना जैसे जो घटना अतीक के साथ घटी, कश्यप के साथ घटी, उसमें जो शूटर्स थे उनका जब बैकग्राउंड खंगाला गया तो बहुत बहुत ही कमजोर लोग थे। बहुत ही, कोई लड़की छेड़ने में कभी बंद हुआ था, कोई इस टाइप से रेलवे में, मतलब बहुत छोटे लोग। और छोटे लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, इतनी बड़ी पिस्टल, इतने बड़े असलहे, होटल में रुकना, कैमरा लेना, इतनी व्यवस्था करना, इतनी प्लानिंग करना।
यकीन नहीं होता। अब कल राजधानी लखनऊ में अदालत के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर जीवा की हत्या होती है और शूटर एक पकड़ा गया और एक शायद फरार बताया जा रहा है, क्योंकि पिस्टल नहीं मिली। हत्यारा तो गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार ये हुआ कि वकीलों ने उसे गिरफ्तार किया, पकड़ लिया, दौड़ा के पकड़ा, और कोर्ट रूम के अंदर हत्या हो जाती है। मुख्यमंत्री नाराज होते हैं, डपटते हैं, डांटते हैं, जिसके नतीजे में एसआईटी गठित होती है। एसआईटी रात से ही मौके पर पहुंच जाती है और जांच शुरू कर देती है। सवाल ये है कि ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये शासन के इकबाल को चुनौती है। कौन दे रहा है शासन के इकबाल को चुनौती? जब अपराधियों ने, या तो अपराधी मार दिए गए या लंगड़े कर दिए गए या जेल के अंदर हैं, तो इतने बड़े बड़े अपराध को अंजाम कौन दे रहा है? जेल में है तो वहां घटनाएं हो रही, जेल के बाहर है वहां हो रही, पुलिस अभिरक्षा में हो रही, अदालत कोर्ट रूम के अंदर हो रही, तो अब जगह बचती कौन सी है? एक बड़ा सवाल है। मेरा अपना मानना है कि इस देश में जब प्रधानमंत्री की हत्या हो सकती है, हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, आतंकी गतिविधि थी, तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं। घटनाओं को नहीं रोका जा सकता, लेकिन घटनाओं को वर्कआउट जरूर किया जा सकता है। वर्कआउट करने के लिए घटना घटित कैसे हुई, ये थोड़ी है कि अतीक और अशरफ को मारने वाले तीन हत्यारे थे, तीनों ने सरेंडर कर दिया, मार दिया, उसके बाद जेल चले गए, और उसकी आज तक जांच नहीं हुई कि पिस्टल कहां से पाई उन्होंने, ये पिस्टल उनके पास आई कैसे? पिस्टल देने वाला नहीं गिरफ्तार हुआ, पिस्टल बेचने वाला नहीं गिरफ्तार हुआ, रास्ता बताने वाला नहीं गिरफ्तार हुआ। तो ये इसीलिए ये घटनाएं घटित हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं इस बात में जो जांच है, उस जांच उस तरह से नहीं होती जैसे जांच होनी चाहिए। अगर जांच ईमानदारी पूर्वक हो, जिसके मास्टरमाइंड पकड़े जाने चाहिए। जैसे जो हत्यारा कल पकड़ा गया है, गिरफ्तार हुआ है, जौनपुर का किराकत का बताया जाता है। उससे पहले एक 302 का मुकदमा उसके ऊपर है और एक लड़की छेड़ने का या अभद्रता करने का मुकदमा उसके ऊपर है। किराकत से है, जौनपुर से है, तो जौनपुर की उसकी दुश्मनी जीवा से कैसे हो सकती है? उसके पीछे कारण क्या है? जितनी उस लड़के की उम्र दिखाई देती है, उतना तो जीवा का आपराधिक इतिहास है इतने उम्र का, तो उसकी व्यक्तिगत तो कोई दुश्मनी नहीं होगी। या हायर किया गया, या भाड़े पे है, या इस्तेमाल किया गया है, या उसके पीछे कोई है। तो पीछे कौन पे अगर पुलिस ने अब तक जांच की होती, जो जो घटनाएं घटित हो रही थी, तो शायद उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश सरकार को, सरकार के इकबाल को इस तरह की चुनौतियों का सामना न करना पड़ता। तो क्या अब हम ये पाएंगे कि इस घटना के बाद क्या उसमें से पर्दा उठेगा कि इन सब घटनाओं में किसकी संलिप्तता है, इन घटनाओं के पीछे कौन है? क्या इत्तेफाक है महज कि एक ही गिरोह से जुड़े हुए लोग मारे जा रहे हैं, या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई काकस काम कर रहा है? इसकी जांच बहुत जरूरी है, इसका वर्कआउट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एक प्रथा है, ये शासन प्रशासन के लिए, समाज के लिए ठीक है। अपराधी हैं, अपराधी ने अपराधी को मार दिया, अपराधी मर गया, पुलिस भी अपराधी को मारती है, अपराधी मरता है। लेकिन पुलिस की इनकाउंटर और किसी भाड़े के हत्यारे द्वारा ताबड़तोड़ इस तरह की घटनाएं अंजाम देना, शासन और प्रशासन के इकबाल को चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए। और इस चुनौती को ये नहीं है कि इसके तार जो हैं अगर किसी से जुड़ रहे हैं और उसके कहीं संबंध किसी से निकल रहे हैं, तो उस तार को वहीं पे छोड़ दिया जाए। जांच प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत काबिल है, लेकिन यूपी के एसटीएफ बहुत काबिल है, लेकिन उसकी काबिलियत पर जब प्रश्न चिन्ह लगता है, जब उसके ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव जैसा आए। वरना ये घटनाएं इतनी आसान नहीं थी कि इतनी घटनाएं घटित हो जाएं और उसके बाद वर्कआउट ना हो। तो क्या अब नई एसआईटी, जिसमें बड़े तेज तर्रार ईमानदार अफसर लगे हैं, क्या ये एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि ये हत्या होने के पीछे का कौन?
इस हत्या के पीछे एक व्यक्ति खाली नहीं हो सकता है कि वो आए और गोली मार के चला जाए और कह दे कि जीवा को मैंने मार दिया। इसके पीछे कोई ना कोई जरूर है। अगर किसी के चेहरे से पर्दा नहीं हटाया जाता है तो शासन के अहवाल को इस तरह की चुनौती देश में उत्तर प्रदेश की छवि जो है वो धूमिल हो रही। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और अपराधी को जात और धर्म में बांट के कार्रवाई होने पर अपराधी का हौसला बुलंद होता है और अपराधी जो होता है वो फिर अपने अपराध की संलिप्तता बढ़ाता है और अपराधी किसी का नहीं होता है। ये अगर कोई सोचता है कि हमारा शासन है, अपराधी हमारा है, हमारे हिसाब से चलेगा, मुझे लगता है गलत सोचता है। इस मामले में मायावती का रवैया बिल्कुल अलग था। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री मायावती जैसा रहा हो या मायावती जैसा उसने किया हो, कि उनके सरकार में, उनके राज में उनके अपने सांसद, अपने विधायक जेल में थे, जो नहीं गिरफ्तार हो रहे थे उन्हें बुलवा के गिरफ्तार अपनी कोठी से करवा दिया, और शासन का इकबाल बुलंद था। वहां जात, धर्म और गिरोह देख के कार्रवाइयां नहीं होती थी। अगर आज ये शक के दायरे में चीजें आती हैं कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होने के बाद उसको ये मान लिया जाए कि ये शूटर थे, इन्होंने कार्रवाई को अंजाम दे दिया और इसके पीछे कोई नहीं है, तो ये शंका के घेरे में। मुझे लगता है कि ये कल की घटना के बाद जो राजधानी लखनऊ में घटित हुई है, मुख्यमंत्री आवास से 3 किलोमीटर दूर घटित हुई है। कचहरी जो है वो कहाँ पे है? बिल्कुल बीच में है, शहरों के बीचों बीच में है, वहां घटित हुई है। अगर इस घटना पर से पर्दा इस तरह से नहीं हटता है कि कौन थे वो लोग, असला कैसे बरामद होगा, असला ले जाने वाला कौन था, क्या असला फेंक। सॉरी, वो मेरा फोन हैंग कर गया था, तो मैं दूसरा फोन जल्दी ही लूंगा क्योंकि ये बहुत परेशान करता है। तो ये जो है इसलिए ये कार्रवाई बहुत जरूरी है। जांच का एंगल ये भी जरूरी है, स्पष्ट होना चाहिए कि घटना को अंजाम देने वाला सिर्फ एक शूटर है या इसके पीछे कोई और भी है, क्या और लोग हैं, वो लोग कौन है, उनके चेहरे से नकाब हटना जरूरी है। वरना सरकार के इकबाल को लगातार मिल रही चुनौती, वो चाहे मुटीम काला की हत्या हो जेल के अंदर, चाहे मिराज खलीफा की हत्या हो जेल के अंदर, ये हत्याएं सरकार। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा मोबाइल बार बार हैंग कर रहा है और मैं इस लाइव को यहीं पे बंद करूंगा इस आशा के साथ कि एसआईटी जो है इस जांच में केवल शूटर की गिरफ्तारी या शूटर जो पकड़ा गया है उसकी बात को ही अगर माना जाएगा, तो असलाह कैसे आया, किसने दिया, कौन इतनी हाई वो तरह की पिस्टलें अवेलेबल करा रहा है, कहाँ से आ रही है ये पिस्टलें, ये बड़ा प्रश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया।